जय हिंद साथियों। आज हम लोग इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये अराउंड 1995 से लिए गए हैं। तो अराउंड 3 से 35 साल का क्वेश्चंस लिया गया है जो भी एग्जाम्स में आए हैं। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का चैप्टर हमने कल किया था, उसी से बेस्ड जितने भी सवाल पूछे गए हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली यूपीपीसीएस और बीपीएससी के लिए लाभप्रद होगा आपके लिए। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को देखने के बाद अब हम उनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ पीसीएस में, बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में, यूपी आरओ एआरओ में, या एनडीए में, या कहीं पे भी सीडीएस में, कहीं पे भी जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो छांट के आपके लिए लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थ्योरीज पढ़ ली थी। अब है उन थ्योरीज को टेस्ट करने का टाइम, उन थ्योरीज से जो हमारी लर्निंग हुई है उनको टेस्ट करने का टाइम। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आपका यूपी आर ओ मेंस में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वर एब्सेंट इन एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ। तो हमने देखा था शुरुआत अर्थ में कैसे हुई थी, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एटम्स आए, एटम्स मिलके क्या बने, मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बने, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे, जिन्होंने अर्ली प्रिमिटिव सेल्स को जन्म दिया था, प्रोटोप्लाज्म को इन्होंने जन्म दिया था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमने देखा था कौन कौन सी गैसेस थी शुरुआत में। तो हमने देखा था वाटर वेपर था, ठीक है, वाटर वेपर था, अमोनिया था और मीथेन था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अपने लेक्चर्स में देखी थी। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं था। तो इसका आंसर होगा वॉज एब्सेंट। तो कौन सी एब्सेंट थी शुरुआत में, ऑक्सीजन एब्सेंट थी। ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, ऑक्सीजन होगा। इन्होंने एक्सप्लेनेशन में बोला है कि जो प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर था, जो शुरुआत में पृथ्वी का जो वातावरण था वो कैसा था, वो उसमें मीथेन थी, अमोनिया थी, वाटर वेपर था, कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, नाइट्रोजन थी, हाइड्रोजन थी और नियॉन थी, मतलब ऑक्सीजन नहीं थी। अभी भी क्या हुआ, ऑक्सीजन नहीं थी। तो ये सब अभी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अभी ये सब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्टेट में है। इसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्टेट में आएंगे जब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आएगा, प्रोकैरियोटिक या साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आएंगे, ये सब आएंगे। ठीक है, तब जाके ऑक्सीजन, और इनके बाद भी बहुत दिनों बाद इनके ऑक्सीजन जो है आएगी एग्जिस्टेंस में। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है शुरुआती एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पार्ट नहीं था। कौन कौन सी गैसेस पार्ट थी देख लेते हैं एक बार फिर से। तो मीथेन थी, अमोनिया थी, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नियॉन। ठीक है, it was a reducing atmosphere with no free oxygen. It is likely that hundred of million of years separated the first biological production of oxygen by unicellular organisms। मतलब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी थे, काइनोबैक्टीरिया थे, इन्होंने जाके अपना कुछ केमिकल, जो भी केमिकल रिएक्शंस हुए होंगे इन लोग में, तब जाके ऑक्सीजन एग्जिस्टेंस में आई थी। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है, ऑक्सीजन नहीं थी शुरुआती दौर में। हमारे हमारे पृथ्वी के शुरुआती दौर में मीथेन थी, अमोनिया थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन मोनोऑक्साइड थी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियॉन, ये सब थी, बट ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बीपीएससी की ओर। तो बीपीएससी 95 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रीसेंट प्रूफ लाइफ ऑन अर्थ इमेज अप्रॉक्सीमेटली। तो आपसे ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइफ जो है अर्थ पे कितने साल पहले आई थी। तो इसका सबसे सही आंसर, सबसे सटीक आंसर है बिफोर टू 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 बिलियन ईयर्स लगभग। ठीक है, 2 बिलियन ईयर्स, ये 2 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। ठीक है, लगभग 2 बिलियन साल पहले जो है जीवन का जन्म हुआ था पृथ्वी पे। ठीक है, एज जो है अर्थ की, ये याद रखिएगा, 4.6 बिलियन ईयर्स है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अर्थ की एज ये है, उसके 2 बिलियन साल बाद आई थी लाइफ। ठीक है, अर्थ के 2 बिलियन साल बाद, लगभग 2.6 साल बाद जो है लाइफ आई थी। ठीक है, 2.6 बिलियन ईयर्स बाद अर्थ के फॉर्म होने के लाइफ आई थी। ठीक है, अर्थ की जो एज है वो क्या है, 4.6 बिलियन ईयर्स है। और जो लाइफ की अर्थ पे एज है वो है 2 बिलियन ईयर्स अगो। ये 4.6 बिलियन है, ये 2 बिलियन ईयर्स अगो है। ठीक है, फिर देखते हैं ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म। आपसे पूछा गया था यूपीपीसीएस में 2008 में कि ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए आपको क्या क्या ऑप्शन मिले थे। पहला ऑप्शन मिला था आपको ब्लू ग्रीन एल्गी, सेकेंड ऑप्शन मिला था आपको फंगाई, थर्ड ऑप्शन मिला था आपको अमीबा, और लास्ट ऑप्शन आपको मिला था यूग्लिना। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ से पता चल जाएगा।
कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक लिविंग सेल, ठीक है। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये प्रोकैरियोटिक लिविंग सेल है। प्रोकैरियोटिक लिविंग सेल हमने देखा था कि सबसे बेसिक लिविंग सेल थे, ये सबसे बेसिक लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ये, ठीक है। ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी में क्या होता है, एल्गी में क्लोरोफिल होता है। तो ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेते थे, क्लोरोफिल से बनाते थे, फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। क्लोरोफिल के थ्रू ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते थे। इनको क्यानोबैक्टीरिया भी कहा जाता था, ठीक है। इनको क्या कहा जाता था, क्यानोबैक्टीरिया। बाय प्रोड्यूसिंग गैसियस ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस दे प्लेड अ ग्रेट रोल इन ड्रामेटिकली चेंजिंग लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ बाय स्टिमुलेटिंग बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये हमारे पूर्वज हुए, ठीक है, ये असली हमारे पूर्वज हुए, ठीक है, बंदर तो नहीं हुए, ये असली हमारे पूर्वज हुए। ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे पूर्वज हैं। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने गैस ऑक्सीजन दी जो गैस फॉर्म में थी, जिसके बाद से लाइफ की जो फॉर्म है वो चेंज होना शुरू हुई पृथ्वी पे। उसके बाद रेप्टाइल्स आए, बर्ड्स आई, एव्स आई, ये आए, वो आए, सारी चीज़ें आई, डायनासोर्स आए, ठीक है। उसके बाद जाके क्रोमैग्नन आए, फिर हम लोग आए, होमोसेपियंस आए, ठीक है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है हमारे असली पूर्वज हैं, याद रखिएगा। इन्होंने ऑक्सीजन दिया था, पहला ऑक्सीजन इन्होंने ही दिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी या क्यानोबैक्टीरिया ने, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा था, बेसिक क्वेश्चन है, बुक से रिलेटेड है। हमने आपको बोला था कि ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सी बुक किसने किसने लिखी है। तो यहाँ पे आपसे बुक्स पूछ रहा है कि बुक्स में द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो बुक है, जो पुस्तक है, उनके लेखक कौन है, ठीक है। तो उनके लेखक हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की है डार्विन साहब, ठीक है। डार्विन साहब जो है ये लेखक है। लामार्क ने क्या लिखी थी, लामार्क ने फिजियोलॉजिका जूलॉजिका लिखी थी, ठीक है, फिलोसफिका जूलॉजिका करके लामार्क साहब ने किताब लिखी थी 1809 में, ठीक है, 1809 में। और डार्विन साहब ने कब लिखी थी, लगभग 1859 में, ठीक है। आपको ईयर भी याद रखना है, ठीक है। ग्रेगर मेंडल ने क्या किया था बताइए, इन्होंने जेनेटिक्स लॉ दिया था, ठीक है। और कार्ल लिनियस ने क्या किया था, कार्ल लिनियस साहब ने टेक्सोनॉमी दी थी, ठीक है, टेक्सोनॉमी, ठीक है, टेक्सोनॉमी दी थी, टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। ये कार्ल लिनियस साहब का काम था। और इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डार्विन, ठीक है। डार्विन साहब ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक 1859 में लिखी थी। साथ ही साथ आप लामार्क की बुक के बारे में देख लीजिए, फिलोसफिका जूलॉजिका। लिनियस ने क्या किया था, इन्होंने टेक्सोनॉमी दी थी। मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने दिया था जेनेटिक लॉ ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। ये सारे ही रिलेटेड थे कहीं ना कहीं से थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से, ठीक है। फिर फिर फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, पांचवा क्वेश्चन MPPCS 97 का है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन। तो हमने इनके बारे में पढ़ा था, नेचुरल सिलेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन में ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, बिल्कुल। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन हो जाता है, बिल्कुल ये भी होता है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो होता ही है, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होना चाहिए, डी, हाँ बिल्कुल सही है। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो थे ये इंग्लिश जियोलॉजिस्ट थे, याद रखिएगा, ये इंग्लैंड से आते थे, इंग्लिश जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। बुक इन्होंने लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इन 1859। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी कि लाइफ कैसे सिलेक्ट होती है। तो ओवर प्रोडक्शन की वजह से सिलेक्ट होती है। फिर क्या होता है, स्ट्रगल होता है एग्जिस्टेंस के लिए, एग्जिस्टेंस होता है तो वेरिएशन आता है। लाइफ क्या करती है, जो यूजफुल वेरिएशंस हैं उनको अडेप्ट कर लेती है, और जो बेकार की चीज़ें हैं उसको डिस्कार्ड कर देती है। जो वेरिएशंस यूजफुल नहीं है, लीथल है, हार्मफुल है, उनको डिस्कार्ड कर देती है। और जो उनमें से फिटेस्ट होता है वो सर्वाइव करता है, ऑर्गेनिज्म में जो फिटेस्ट होता है वो सर्वाइव करता है। ये सारी चीज़ें हमने डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में देखी थी कि लाइफ कैसे नेचुरली सेलेक्ट करती है अपने कॉम्पोनेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट ऑल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स अराइज एंड डेवलप थ्रू नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्मॉल inherited variations that increase the individual's ability to compete, survive and reproduce, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है, जिनका वेरिएशंस अच्छा होगा, जो फिट होंगे, और क्या होगा, जो एग्जिस्टेंस मतलब स्ट्रगल करेंगे एग्जिस्टेंस के लिए और उसमें बेहतरीन तरीके से निकलेंगे। ऐसा ही कुछ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी होता है, जो फिटेस्ट होता है वही सर्वाइव करता है, जो जितना वेरिएशन करता है वो सर्वाइव करता है। वेरिएशन मतलब आप कितनी जगह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप टेस्ट कर रहे हैं, ये वेरिएशन होता है, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, हर कोई टीचर बन रहा है, हर कोई टेस्ट सीरीज निकाल रहा है, हर कोई, मतलब ओवर अबंडेंस अब एजुकेशन क्षेत्र में ही नहीं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में नहीं, हर एक क्षेत्र में। आप देखिए इतने टैलेंटेड क्रिकेटर्स आ रहे हैं, IPL में देख लीजिए, ठीक है, इतने टैलेंटेड प्लेयर्स आ रहे हैं। IPL छोड़ दीजिए,
हम तो कबड्डी देखते हैं, कबड्डी में एक से एक बेहतरीन प्लेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये इसमें खेल में हो गया, पॉलिटिशियंस में एक से एक आ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट एक से एक बने जा रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के सब पारंगत हुए जा रहे हैं। तो ओवर प्रोडक्शन हर जगह है, पर जो वेरिएशन करेगा और जो सर्वाइव करेगा, फिटेस्ट होगा उनमें से, वही क्या होगा, वही नेशनली सेलेक्ट होगा टीम में, देश को चलाने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर में आपसे पूछ रहा है हु प्रपोनेंटेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन है देख लेते हैं। तो ऑप्शन 1 है स्पेंसर, नहीं स्पेंसर ने नहीं दिया था। ऑप्शन बी है डार्विन, हाँ बिल्कुल डार्विन साहब ने दिया था, हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हु एक्सप्लेन फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो ये लामार्क है। ये आप चार्ल्स डार्विन मत करिएगा, क्योंकि लामार्क ने 1809 में ही फिलोसफिका जोलॉजिका की बुक नाम के बुक लिख के बता दिया था कि कैसे लाइफ सेलेक्ट होती है, कैसे इवॉल्व हुई है लाइफ, ठीक है। तो ये क्या थे, ये फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे। चार्ल्स डार्विन जो थे इंग्लिश जियोलॉजिस्ट थे, लामार्क जो थे फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये बीपीएससी 99 का क्वेश्चन है, ध्यान देना है आपको। चार्ल्स डार्विन नहीं थे पहले इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के जनक, जो पहला इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में जिन्होंने बताया था वो लामार्क थे, ठीक है। तो ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट है, हमने आपको बताया। लामार्क इज बेस्ट नोन एज फॉर हिज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, हमने पढ़ा था इनके बारे में, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये भी मोटी मोटी बात यही कहते हैं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं इन ऑर्गन्स, जो यूज़फुल होते हैं उनको रखा जाता है, और जो डिसयूज़ कर देते हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं रहता है, उनको डिसयूज़ कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है। और हम जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हम इनहेरिट करते हैं, ठीक है, वो हम इनहेरिट करते हैं, उनको हम एक्वायर करते हैं। यही उन्होंने बताया था अपने अपने पूर्वजों से, अपने प्रेडिसेसर से, जो भी उनके स्पेशल कैरेक्टर्स होते थे वो हम उनको अक्वायर करते थे, ठीक है। तो ये बात इन्होंने कही थी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में। और इसके बाद इन्होंने बुक लिखी थी फिलोसफिका जियोलॉजिका, जो कि 1809 में पब्लिश हुई थी, 1809 में पब्लिश हुई थी फिलोसफी जियोलॉजिका, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, किसने दिया था, तो हमने आपको पढ़ाया था म्यूटेशन थ्योरी दी थी ह्यूगो डे राइस साहब ने, ह्यूगो डे राइस ने, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यूपीपीसीएस 2005 का क्वेश्चन है। म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डे राइस साहब ने दी थी। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थे ये इनका, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, TOHERY, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, NS मतलब नेचुरल सिलेक्शन। और लामार्क साहब ने क्या बोला था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इन लोग के पब्लिश जो थ्योरीज हुई हैं उनके नाम याद रखिए, हो सकता है आपसे मैच द फॉलोइंग में ये पूछ लें कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लाइफ किससे रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स किससे रिलेटेड है, म्यूटेशन थ्योरी किससे रिलेटेड है, जेनेटिक थ्योरी किसी से रिलेटेड है। तो आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। तो ह्यूगो डे राइस जो थे उनको जाना जाता है म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो वो कहते हैं क्या कहते थे ह्यूगो डे राइस, कि एकदम से अचानक से म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। ये कोई कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, एक जर्की प्रोसेस है, सडन अपीयरेंस हो जाता है वेरिएशन का, और फिर वो अडेप्ट कर लिया जाता है, इनहेरिट कर लिया जाता है। हमने आपको मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल देके समझाया था कि कभी एक सैमसंग के फ़ोन ने ट्राई किया था कि वो 2 कैमरा लगा लेगा फ़ोन में, तब से एकदम सडन ये अपीयरेंस हुआ था, सडन अपीयरेंस हुआ था कि कैमरे में अब 2-2 फ़ोन आएंगे। तब से क्या हुआ, तब से सारे लोग ने इनहेरिट कर लिया, एप्पल ने इनहेरिट कर लिया, नोकिया ने इनहेरिट कर लिया, लावा ने इनहेरिट किया, यही काम, ठीक है। तो जितने भी मोबाइल कंपनीज थी उन्होंने, जितनी भी टेलीफोन कंपनीज थी मतलब मोबाइल कंपनीज थी, उन्होंने सेल कंपनीज, उन्होंने ये एक्वायर कर लिया। तो ये म्यूटेशन जो हुआ एकदम अचानक से हुआ था और फिर इनहेरिट कर लिया गया। तो ये म्यूटेशन थ्योरी जो दी थी वो ह्यूगो डे राइस ने दी थी, ठीक है। तो उनका यही कहना है कि न्यू स्पीशीज आर नॉट फाउंड बाय कंटिन्यूअस वेरिएशन, धीरे धीरे ग्रेजुअल नहीं होते हैं, बट सडन अपीयरेंस ऑफ वेरिएशंस होता है, जिसको उन्होंने म्यूटेशन का नाम दिया। और ये क्या करता है, म्यूटेशंस आर इनहेरिटेबल, मतलब इनहेरिट कर लिए जाते हैं, जैसा कि हमने देखा कि जैसे ही देखा और सेलफोन्स ने कि सैमसंग ने नया म्यूटेशन निकाला है, मतलब फ़ोन का एक तरीके से, कि उसमें 2-2 कैमरे हैं, पीछे कैमरे हैं, 2-2 पीछे में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनहेरिट किया, सक्सेसिव जनरेशंस फिर उसको इनहेरिट करती गई, मतलब सक्सेसिव जो फोन्स आते गए नए नए नए, वो इनहेरिट करते चले गए, 2 3 4 5 कैमरे होने लगे, 6 कैमरे होने लगे। तो ये सडन म्यूटेशन था, ठीक है। तो ये कहना है ह्यूगो डे राइस साहब का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, IAS 98 में पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग है। हमने आपको बताया था आपसे एक तरफ थ्योरीज दे देगा और एक तरफ उनके प्रोपाउंडर दे देगा, उनको कहने वाले थ्योरीज को कहने वाले थ्योरिस्ट का नाम दे देगा, तो आपको मैच करना होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है। तो लिस्ट 1 है, आपको लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है।
थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किससे रिलेटेड है? तो अभी हमने जस्ट देखा कि थ्योरी ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो डे राइस से रिलेटेड है, ह्यूगो डे राइस से रिलेटेड है। ठीक है, ये एकदम सही हो गया, मतलब A4 हो गया। तो हमारे ये कट गए और ये कट गए, अब हमारे पास दो आंसर बचे हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की थ्योरी हमने देखी थी, चार्ल्स डार्विन साहब ने दी थी और उन्होंने दी थी, लामार्क ने दी थी। तो लामार्क का नाम नहीं है, डार्विन का नाम है, तो डार्विन हो गया। तो B3 हो गया, B3 हो गया। लो, अब यहाँ पे फंसा है मसला। ठीक है, अब यहाँ पे मसला फंसा है। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी हाइपोथेसिस किसकी है? तो ये है बीडल एंड टैटम की, ये है बीडल एंड टैटम की। और लास्ट में बची ओपेरॉन की कॉन्सेप्ट, ये किसने दिया था? जेकब और मोनैड ने। ठीक है, ये दिया था जेकब एंड मोनैड ने। ठीक है, तो आप ये पूरा एक जो टेबल बनाई गई है वो याद कर लिएगा। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन आपको पता चल गया, डे राइस ने दी है, ह्यूगो डे राइस ने। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन और उनका नाम लिख लीजिएगा, लामार्क का। ठीक है, लामार्क का, LAMARK। थोड़ी स्पेलिंग मतलब राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी है हमारी, लिख लीजिएगा, लामार्क का। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी बीडल एंड टैटम ने। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था जेकब एंड मोनार्ड ने। ठीक है, जेकब एंड मोनार्ड ने। ठीक है, तो ये आप टेबल याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 BPC 94 में पूछा है, द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज। तो आपसे पूछ रहा है इवोल्यूशन का मेन फैक्टर क्या होता है। आपको ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन ए में म्यूटेशन था, ऑप्शन बी में अचीव्ड क्वालिटी था, ऑप्शन सी में वेजाइनल बर्थ था और ऑप्शन डी में नेचुरल सिलेक्शन था। ठीक है, तो अचीव्ड क्वालिटी और वेजाइनल बर्थ की तो हमने कहीं बात ही नहीं करी है पूरे इवोल्यूशन के चैप्टर में। जो बात हुई है वो म्यूटेशन की हुई है और नेचुरल सिलेक्शन की हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि एटम फॉर्म होते हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई? यहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। ठीक है, अब नेचुरल सिलेक्शन होने के बाद कोई स्पीशीज आया, तो उसके बाद कोई नया स्पीशीज कैसे आएगा? तो वो नया स्पीशीज आता है म्यूटेशन से। ठीक है, तो म्यूटेशन नए इवोल्यूशन की बात नहीं करता है, म्यूटेशन जो है वो नए स्पीशीज़ की बात करता है। ठीक है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है वो तो है ही है, पर उनके आगे कोई नया स्पीशीज़ कैसे आएगा, इनकी बात करता है। जैसे फ़ोन तो था ही, हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था फ़ोन के बारे में। फ़ोन तो था ही, हमारे मिलाने के लिए, बात करने के लिए फ़ोन था। ठीक है, ये बेसिक फ़ोन तो था ही हमारे पास, तो मतलब इवॉल्व हो चुका था, फ़ोन इवॉल्व हो चुका था। उसी तरीके से लाइफ इवॉल्व हो चुकी थी, पर अब क्या था? अब म्यूटेशन की बात थी, अब चेंजेस की बात थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ़ोन नया आया और इसमें दो कैमरे आ गए, ये सडन म्यूटेशन था। ये दो कैमरे आ गए, ये म्यूटेशन था। ये किससे आया था? ये एग्जिस्टिंग फ़ोन से आया था, ये एग्जिस्टिंग फ़ोन के आइडिया से आया था। तो नया ऑर्गेनिज्म कैसे निकलेगा? किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से निकलेगा। और जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे आया होगा? वो नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस से आया होगा। ठीक है, वो कैसे आया होगा? नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस से आया होगा, जिसकी संरचना डार्विन साहब ने दी थी। ठीक है, तो म्यूटेशन जो बात करता है वो नए ऑर्गेनिजम्स की बात करता है, और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की जो बात करता है वो नेचुरल सिलेक्शन की बात करता है। तो इसका आंसर डी होगा। आशा करते हैं आपको म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन इज वन ऑफ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, म्यूटेशन का क्या काम है? नए ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना, नए ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IAS 2002 में पूछा गया था। 11th नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात हो रही है। द लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स इज एक्सप्लेन बाय फिनोमिनन ऑफ। तो पहले लिम्स हुआ करते थे स्नेक्स में, सांप में पहले क्या हुआ करते थे? लिम्स हुआ करते थे, पर वो क्या हुआ? फिर वो धीरे धीरे लूज करने लगे। तो ये क्यों हुआ, आपको ये बताना है। IAS 2002 का क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। सेकेंड ऑप्शन है अडेप्टेशन टू लिव इन बरोज। थर्ड ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन। और फोर्थ ऑप्शन है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये ऑर्गन है, लिम्स एक ऑर्गन था। ठीक है, ये लिम्स एक ऑर्गन था। और हमने फिलोसफिका जोलॉजिका के जो जनक थे, जॉन बाप्टाइज लामार्क, जॉन JHON बाप्टाइज B लामार्क, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दिया था। ठीक है, इन्होंने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दिया था। तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, 4-5। ठीक, उन्होंने 4-5 पॉइंट्स बताए थे। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो कैरेक्टर्स होंगे वो
इनहेरिट किए जाएंगे, वो एक्वायर्ड किए जाएंगे अगली जनरेशन में, ठीक है। कैरेक्टर्स क्या किए जाएंगे, इनहेरिट किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कैरेक्टर इनहेरिटेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो किसी ऑर्गन की बात हो रही है। तो एक बात ये हो गई। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो बोला गया था वो तो अपने में सही है, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोई कैरेक्टर इनहेरिटेंस की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पे तो कोई ऑर्गन की बात हो रही है। उसके बाद क्या बोला था इन्होंने, उसके बाद इन्होंने बोला था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इन्होंने बोला था जैसे जैसे लाइफ इवॉल्व होती जाएगी वैसे वैसे जो ऑर्गन्स जिनका यूज है वो जिनका यूज ज़्यादा होता है वो क्या होता जाएगा, वो इवॉल्व होता जाएगा, और जिनका डिसयूज है, जिनका कोई यूज नहीं है, मतलब वो यूजलेस हैं ऑर्गन्स, वो क्या होते जाएंगे, वो खत्म होते जाएंगे ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म से खत्म हो जाएंगे। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की जो एक कॉन्सेप्ट था जो कि लामार्क साहब ने अपनी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर में दिया था, उसके हिसाब से इन्होंने बोला था कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि क्या होंगे, जो कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ऑर्गेनिजम्स ही नहीं, मतलब ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, ऑर्गेनिजम्स के जो पार्ट्स हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं या जो भी ऑर्गन्स हैं, वो क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स के जो ऑर्गन्स हैं वो क्या होंगे, वो विलुप्त हो जाएंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे यही कुछ बात हो रही है लॉस ऑफ लिम्स की, ठीक है, लॉस ऑफ लिम्स की। तो ये क्या होगा इसका आंसर, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यूज एंड पहला ऑप्शन, ठीक है, देखिए दिया हुआ एकदम एग्जैक्ट आंसर यही दिया है, ए, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। बी ऑप्शन है अडेप्टेशन टू लिविंग इन बरोज, गलत है। सी नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ पे कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो लामार्किज्म क्या था, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, इसका आंसर ये होगा। लामार्किज्म ने बोला था इट इज एन आइडिया दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन पास वन कैरेक्टरिस्टिक दैट इट एक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम टू इट्स ऑफस्प्रिंग। हमने आपको बताया इनहेरिटेंस कैरेक्टर की क्या होता है, कैरेक्टर एक्वायर किया जाता है एक ऑफस्प्रिंग से दूसरे ऑफस्प्रिंग में, मतलब पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को, अपने ऑफस्प्रिंग्स को अपने कैरेक्टर पास कर देते हैं, और जो वो बच्चे होते हैं वो भी इनहेरिटिव, मतलब उनके पास इनहेरिटेंस की कैपेसिटी होती है कि वो अपने पेरेंट्स के सारे कैरेक्टर्स को एक्वायर कर ले। तो ये होता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इन्होंने दो आइडिया दिए थे, एक तो सबसे पहले ये था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेस्ट, इंडिविजुअल इनहेरिट द एक्वायर्ड टेस्ट ऑफ देयर एक्वायर्ड ट्रेट्स ऑफ देयर इंसेस्टर्स, ठीक है, ऑब्वियसली। और दूसरी बात ये थी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, individual lose characteristics which they do not require and develop characteristics that are useful, ठीक है। तो वही बात हुई, जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनको लगती थी ऑर्गेनिजम्स को कि ये ज़रूरी है तो उनको वो डेवलप कर देते थे, और जो उनको लगता था कि नहीं ज़रूरी है उसको वो छोड़ देते थे। जैसे हम आपको एग्जांपल से बताएं, हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े, हिंदी 8th या 9th तक पढ़े थे ना, शायद 10th तक पढ़े थे, हाँ हिंदी 10th तक पढ़े थे, क्योंकि उसके बाद लगा कि उसका कोई यूज़ नहीं है या वो कैरेक्टरिस्टिक हमें काम नहीं आएगी, इसलिए हमने हिंदी ड्रॉप कर दी और कंप्यूटर ले लिया था, ठीक है। तो जो हमें यूज़फुल लगा हमने उसको आगे बढ़ा दिया, आगे पढ़ लिया, और जो यूज़फुल नहीं लगा वो हमने उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो यही इनका मतलब था कि जो ऑर्गन्स थे वो जरूरी थे वो आगे चले गए, मतलब वो पास ऑन होते चले गए, और जो ऑर्गन्स जरूरी नहीं थे वो क्या हुए, उनको धीरे 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 क्या होते गए, एक्सटिंक्ट होते गए, इनविजिबल होते गए, या वो उनका मतलब इनहेरिट करना ही पॉसिबल ना हो पाया, ठीक है, जिसकी वजह से वो आगे जा ही नहीं पाए। So in the context of organic evolution as explained by Lamarck, the loss of limbs in snake is explained by phenomenon of use and disuse of organs। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आशा करते हैं आपको पूरी यहाँ पे थ्योरी समझ में आई होगी, और थ्योरी का एप्लीकेशन जो यहाँ पे हुआ है वो समझ में आया होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। 59 बीपीएससी में पूछा है, 2015 का क्वेश्चन है। द रीजन फॉर लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो डाइवर्सिटी का क्या रीजन है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए एडेप्टेशन, बी कोऑपरेशन, सी म्यूटेशन, और डी पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी तो नहीं होगा, पॉलीप्लॉइडी एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी एक्चुअली हमारे उससे रिलेटेड है, क्या कहते हैं उसको, पॉलीप्लॉइडी क्रोमोसोम्स भी एग्जैक्टली वर्ड नहीं होता है पॉलीप्लॉइडी के लिए, कि पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि 22 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। पॉलीप्लॉइडी वाली चीज़ क्या होती थी, हाँ, तो पॉलीप्लॉइडी होता था कि दिस इज अ हेरिटेबल कंडीशन ऑफ पोजेसिंग मोर देन 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। हाँ, क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ होता था पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी यहाँ पे रीजन नहीं होगा। कॉपरेशन भी नहीं होगा, कॉपरेशन से डाइवर्सिटी का क्या मतलब, ठीक है, ये नहीं होगा। एडाप्टेशन तो इवॉल्व होने में काम करता है, डाइवर्सिटी में नहीं काम करता है। डाइवर्सिटी में म्यूटेशन काम करता है ना, डाइवर्सिटी में म्यूटेशन काम करता है कि अलग अलग म्यूटेशंस हो रहे हैं, अलग अलग डाइवर्सिफाइड चीज़ें आ रही हैं, ठीक है।
3 basic and 3 accessory factors have been recognized to provide genetic variability to the gene pool of population। ठीक है, तो कुछ 3 बेसिक और 3 एक्सेसरी फैक्टर्स बताए गए हैं, ये कारण बताए गए हैं जो कि जेनेटिक चीज़ों को, जो कि जेनेटिक्स में वेरिएबिलिटी को लेके इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, ये क्या क्या है 3 फैक्टर्स? सबसे पहले तो जीन है, फिर क्रोमोसोमन है, ठीक है, और इसमें जो बेसिक फैक्टर्स हैं उसमें जीन है और क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। ठीक है, तो ये पॉलीप्लॉइडी क्रोमोसोमल से रिलेटेड है। ठीक है, म्यूटेशन और जीन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन से रिलेटेड है। हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस, हेंस द अल्टीमेट रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, जीन रिकॉम्बिनेशन द थर्ड बेसिक फैक्टर देन इंक्रीजेज द वेरिएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल जीनोटाइप्स इन पॉपुलेशन। तो याद रखिएगा डाइवर्सिटी जो होती है वो म्यूटेशन की वजह से होती है, जीन जेनेटिक म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से, इन दोनों को मिला के हो जाता है जीन रिकॉम्बिनेशन, जो और ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IAS 2002 में पूछा गया है, बढ़िया सवाल होगा। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स which one of the following is the most responsible factor for bringing about the origin of new species। अरे ये तो हम लोग ने अभी डिस्कस किया है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज की बात हो रही है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बात नहीं हो रही है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बात हो रही होती तो इसका आंसर नेचुरल सिलेक्शन हो जाता, पर ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज की बात हो रही है तो इसका आंसर म्यूटेशन हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आइसोलेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो काम ही नहीं काम करने हैं। ठीक है, तो इन बायोलॉजी म्यूटेशन इज अ परमानेंट चेंज ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपको जानना है म्यूटेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, तो ये होता है न्यूक्लियोटाइड में चेंज आना। ठीक है, जीनोम के सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड होता है, वहाँ पे अगर कोई चेंज आ जाता है, परमानेंट चेंज आ जाता है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, वायरस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA और अदर जेनेटिक एलिमेंट्स। म्यूटेशन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू DNA विच इज नॉट रिपेयर्ड और टू RNA जीनोम्स। ठीक है, errors in the process of replication or from the insertion or deletion of genes of DNA by mobile genetic elements। ठीक है, बस आप याद रखिएगा म्यूटेशन एक परमानेंट चेंज है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ जीनोम में। ठीक है, म्यूटेशंस कैन प्ले अ पार्ट इन बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग इवोल्यूशन, कैंसर एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम इंक्लूडिंग फंक्शनल डाइवर्सिटी एंड अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो ये तो हमने देखा था, इसमें इतना लंबा हम लोग को क्या पढ़ना, हमने देखा था म्यूटेशन की थ्योरी देखी थी हमने ह्यूगो डे राइस साहब की, उन्होंने बताया था कैसे नए ऑर्गेनिजम्स सडन अपीयरेंस होते हैं और फिर वो एक्वायर होते चले जाते हैं। ठीक है, तो हमने इसके बारे में आराम से पढ़ा है, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जब होगा तो नेचुरल सिलेक्शन होगा, और जब ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ होगा तब म्यूटेशन होगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 39 BPSC 94 में पूछा गया है कि लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, ये तो हमने फैक्ट्स में देखा था अपने स्लाइड में 4-5 स्लाइड पहले जब हमने चैप्टर एंड किया था, एंड वाली स्लाइड थी कि मॉडर्न ह्यूमन कौन थे, तो मॉडर्न ह्यूमन क्रो-मैग्नन मैन थे। ठीक है, क्रो-मैग्नन मैन थे जो कि शायद साउथ वेस्टर्न फ्रांस से इनके फॉसिल्स मिले थे। ठीक है, बस याद रखिएगा क्रो-मैग्नन जो है हमारे सबसे कॉमन एंसेस्टर हैं और फर्स्ट अर्ली मॉडर्न ह्यूमन है, और ये किसके अंदर आते हैं, होमो सेपियंस के अंदर आते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा आप। ठीक है, तो बस क्रो-मैग्नन याद रखिएगा। फिर 15 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, BPSC 95 का क्वेश्चन है, आर्कियोपैट्रिक्स। तो आर्कियोपैट्रिक्स हमने देखा था ये क्या है, मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज। ठीक है, जो बर्ड की तरह भी थी और जुरासिक मतलब जो डायनासोर्स रेप्टाइल्स की तरह इनकी जो थी, इनके पास चीज़ें थी, जैसे इनका जो दांत और इनकी पूंछ थी वो रेप्टाइल जैसे थी और इनके पास विंग्स थे तो ये बर्ड जैसे थे। ठीक है, तो ये क्या थी, ये मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज थी। ठीक है, तो हम लोग देखे थे जुरासिक एज में ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस पीरियड था, इन सारी बातों को हमने किया था अपने चैप्टर में। अब हम पीछे जाके अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग बस इसका आंसर डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे यही 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन है। आर्कियोपैट्रिक्स क्या था, ये कनेक्टिंग लिंक थी बिटवीन रेप्टिलिया एंड एव्स। एव्स मतलब बर्ड्स। इट इज़ अ क्रिएचर इन विच वी फाउंड द कैरेक्टर ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, मतलब इनके जो दांत और इनकी पूंछ थी वो रेप्टाइल जैसी थी और पंख थे जो कि बर्ड जैसे थे। तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन बर्ड्स, इट इज़ फर्स्ट बर्ड एंड मॉडिफाइड फ्रॉम रेप्टाइल्स। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था कि पहले रेप्टाइल्स आए होंगे, रेप्टाइल्स का मॉडिफिकेशन हुई थी बर्ड्स। ठीक है, रेप्टाइल्स का मॉडिफिकेशन हुई थी बर्ड्स। ठीक है, फिर 16 नंबर क्वेश्चन आपसे वही आर्कियोपैट्रिक्स पूछ रहा है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 2008 में पूछा गया है
ठीक है। इसके बाद 17 पूछ रहा है मैमथ इज एन एंसेस्टर ऑफ, ये RAS 2008 का ही क्वेश्चन है। तो मैमथ जो है ये एंसेस्टर है एलिफेंट के, ठीक है, याद रखिएगा। एक्सटिंक्ट मैमथ जो है ये एलिफेंट है, इनके शायद दो दो सूंड हुआ करती थी, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट मैमथ इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू टुडेज अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट। बस आप इसको याद कर लीजिएगा, मैमथ किससे रिलेटेड थे, एलिफेंट से रिलेटेड थे। अगर आप इंग्लिश वर्ड मैमथ देखेंगे तो मैमथ का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो कौन सा बहुत बड़ा जानवर होता है, एलिफेंट बहुत बड़ा, बहुत भारी, बहुत विशाल जानवर होता है, ठीक है। तो आप मैमथ के बारे में ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैमथ इज एन इंसेस्टर, अच्छा ये हमने देख लिया। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायनासोर्स वर। तो डायनासोर्स क्या थे, तो सबसे पहली बात तो है डायनासोर्स रेप्टाइल्स थे, एक बात तो ये है। तो जहाँ जहाँ रेप्टाइल्स नहीं होगा वो हम काट देंगे। ये रेप्टाइल है, ये मेसोजोइक बर्ड्स नहीं, ये गलत है। पेलोजोइक एम्फीबियंस नहीं, ये गलत है। तो या तो सेनोजोइक होंगे या तो मेसोजोइक होंगे। तो इसका सही आंसर है मेसोजोइक रेप्टाइल्स थे, ठीक है, क्योंकि मेसोजोइक एरा में ही 3 एरा आई थी, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्रायसिक जो है लगभग 250 मिलियन साल पहले आई थी। ये सारी बातें हमने की हैं, हम कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, ये सारी बातें हम लोग ने अभी जब शुरुआत में जब हम लोग ने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था तब ये सारी बातें हुई थी कि कैसे रेप्टाइल्स आए थे, कैसे रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ था और उन रेप्टाइल से कैसे एव्स या बर्ड्स का इवोल्यूशन हुआ था। जुरासिक जो एज थी वो 200 मिलियन साल पहले आई थी और क्रिटेशियस जो एज थी वो 150 मिलियन साल पहले आई थी, ठीक है। और ये तीनों किसका पार्ट थे, ये तीनों मेसोजोइक एरा का पार्ट थे, मेसोजोइक एरा का पार्ट थे। तो ये क्या हुए, ये मेसोजोइक रेप्टाइल्स हुए। डायनासोर क्या हुए, मेसोजोइक रेप्टाइल्स हुए, ठीक है। मेसोजोइक एरा के डायनासोर जो है रेप्टाइल्स होते थे। इस एरा में 3 एज थी बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, हमने देखा, आपको बताया, ठीक है। डायनासोर्स पर मेसोजोइक एरा, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आपसे 20th क्वेश्चन IAS 2009 में पूछा गया है, विद रेफरेंस टू इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन किस सीक्वेंस में हुआ था आपको ये बताना है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, ठीक है। तो कौन सा सीक्वेंस करेक्ट था आपको ये बताना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने क्वेश्चन देखा था, विद रेफरेंस टू इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन सा सीक्वेंस करेक्ट था आपको बताना था, ठीक है। IAS 2009 का क्वेश्चन था, 20th क्वेश्चन हमने देखा था। तो उससे पहले, इस क्वेश्चन को डील करने से पहले हम सारी लाइफ फॉर्म्स को देख लेते हैं, कौन सी एरा में, कौन सी एज में और कितने बिलियन ईयर्स पहले वो आए हैं, इनके बारे में हम आइडिया ले लेते हैं ताकि हमें हमारे दिमाग में एक क्रोनोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया आए थे जो प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है। प्रोकैरियोट्स ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया आए थे प्री कैम्ब्रियन एरा में, और कौन सी एज में, आर्कियन ईयन में, ठीक है, आर्कियन ईयन में। और ये लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो आए थे, ठीक है। अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, और उसके 100 बिलियन ईयर्स बाद बैक्टीरिया आए थे, ठीक है। बैक्टीरिया आर अमंग द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, दे शेप्ड अर्थ एटमॉस्फेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने देखा था इन्होंने बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन दिया था, जिसके बाद से क्या हुआ था कि जो लाइफ की फॉर्म्स हैं, लाइफ के इवोल्यूशनरी फॉर्म्स थे वो चेंज होना शुरू हो गए थे, ठीक है। बैक्टीरिया के बाद आया फंगाई, ठीक है, फंगाई आए थे। फंगाई लगभग 1.5 बिलियन ईयर्स अगो आए थे, 1.5 बिलियन ईयर्स अगो आए थे फंगाई। ये भी प्री कैम्ब्रियन एज इनकी इरा थी, पर एज इनकी प्रोटोजेरोइक ईयन थी, ठीक है, प्रोटेरोजोइक ईयन थी ये। फंगाई इवॉल्व्ड एज डिकम्पोजर्स एंड सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म प्लेइंग ए क्रिटिकल रोल इन द इकोसिस्टम। तो पहले बैक्टीरिया आया, फिर फंगाई आया, उसके बाद कौन आए, उसके बाद फिश आए, ठीक है, याद रखिएगा, फिश आए, जॉलेस फिश, ठीक है। ये पेलोजोइक एरा में आए, पेलोजोइक एरा कैम्ब्रियन पीरियड में लगभग 500 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, लगभग 550 मिलियन ईयर्स पहले फिश आए। तो फिश वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स विद जॉलेस स्पीशीज इवॉल्विंग ड्यूरिंग कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया के बाद फंगाई आए, फंगाई के बाद फिश आए, ठीक है। फिश में क्या हुआ, फिश जो थी वो जॉलेस थी और पहली वर्टिब्रेट्स आई थी, ठीक है, आपको याद रखना है पहली वर्टिब्रेट्स फिश थी। उसके बाद हम देखते हैं कौन आए, तो उसके बाद एम्फीबियंस आए थे, ठीक है। एम्फीबियंस कौन होते हैं, जो फिश पे, लैंड पे भी रह लेते हैं और वाटर में भी रह लेते हैं, ठीक है। तो ये एम्फीबियंस थे। एम्फीबियंस थी हमारी सैलमैंडर्स, ठीक है, सैलमैंडर्स जो थी वो एम्फीबियन थी, ठीक है, सैलमैंडर थी एम्फीबियन। एम्फीबियन कौन सी एरा में आया था, तो सेम एरा एज फिश, पेलोजोइक, पर इनकी एज अलग थी, डेवोनियन पीरियड था, ठीक है, ये डेवोनियन पीरियड में आए थे। और कितने साल पहले, लगभग 360 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, 350 मिलियन साल पहले। फिश 550 मिलियन साल पहले, उनके बाद इवॉल्व हुए एम्फीबियंस में, तो एम्फीबियंस 350 बिलियन ईयर्स पहले आए थे, ठीक है।
तो एम्फीबियंस क्या थे? एम्फीबियंस फॉर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। फिश जो वर्टिब्रेट्स थी वो सिर्फ पानी में ही रह सकती थी, पर एम्फीबियंस जो थे सैलमेंडर्स जैसे एग्जांपल हुआ एम्फीबियंस का, तो वो दोनों पे ही लैंड और वाटर, पानी और जल, अरे जल और पृथ्वी दोनों पे ही रह सकते थे। ठीक है, जल और पृथ्वी पे दोनों पे ही लैंड पे रह सकते थे। ठीक है, फिर कौन आए? फिर रेप्टाइल्स आए। ठीक है, फिर रेप्टाइल्स आए। ठीक है, फिर क्या हुआ? रेप्टाइल्स आए, पाइथन्स आए। ठीक है, ये कब आए? ये पेलोजोइक एरा या पेलोजोइक एरा में आए और कार्बोनिफेरस पर्मियन पीरियड में आए, कार्बोनिफेरस पर्मियन एज में आए। ठीक है, रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए एम्फीबियन से एंड बिकेम डोमिनेंट ऑन लैंड ड्यू टू एमिनोइटिक एग्स एंड वाटर प्रूफ स्किन। ठीक है, तो एमिनोइटिक एग्स इनके पास थे और वाटर प्रूफ स्किन थी, जिसकी वजह से बड़े बड़े ये लोग रेप्टाइल्स बनने लग गए थे, डायनासोर बनने लग गए। ठीक है, आपने देखा होगा जुरासिक पार्क, अगर आपने देखा होगा तो कितने बड़े बड़े डायनासोर्स थे ना। तो ये इनकी इसलिए था क्योंकि इनकी जो स्किन थी वो वाटर प्रूफ थी, ये समुंदर के अंदर भी जा सकते थे और पानी जमीन में भी रह सकते थे। ठीक है, रेप्टाइल्स के बाद कौन आए? तो रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स आई, हमने देखा था रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स आई। ठीक है, बर्ड्स कब आई? तो बर्ड्स आई मेसोजोइक एरा में। ठीक है, बर्ड्स आई मेसोजोइक एरा में, ये जुरासिक पीरियड की टाइम की बात है। ठीक है, बर्ड्स आई मेसोजोइक एरा में लगभग 150 मिलियन साल पहले। ठीक है, 150 मिलियन साल पहले बर्ड्स आई। तो बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम थेरोपॉड डायनासोर्स। ठीक है, ये जो है एव्स जो है बर्ड्स जो है इवॉल्व हुई थी किससे? डायनासोर्स से, रेप्टाइल्स से। ठीक है, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट विद एडेप्टेशंस लाइक फेदर्स एंड फ्लाइट। ठीक है, तो इनके पास फेदर्स और फ्लाइट थी। हमने आपको बताया था आर्कियोपैट्रिक्स जो थी वो ओल्डेस्ट बर्ड थी, क्योंकि वो डायनासोर जुरासिक एज में आ गई थी। उनके कुछ फीचर्स थे जैसे कि दांत और पूंछ वो जुरासिक पीरियड के डायनासोर्स की जैसी थी, और अपने खुद के कुछ अलग फीचर्स थे जैसे बीक्स, फेदर्स और फ्लाइट। ठीक है, बर्ड्स के बाद हम लोग चलते हैं, बर्ड्स के बाद आए थे मैमल्स। ठीक है, मैमल्स आ गए। मैमल्स आए थे ट्रायसिक जुरासिक पीरियड में, मेसोजोइक के जुरासिक पीरियड में मैमल्स आए थे लगभग 200 मिलियन साल पहले। ठीक है, लगभग 200 मिलियन साल पहले मैमल्स आए थे। ठीक है, उसके बाद मैमल्स के बाद आए मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स से क्या थे? कंगारूज। ठीक है, कैंगरूज जो थे, कैंगरू जो भी आप बोले, मार्सुपियल्स से ये कब आए? ये 145 मिलियन ईयर्स अगो आए। ठीक है, तो ये भी इवॉल्व होके एकदम अच्छे से आए हैं। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले बैक्टीरिया आया, प्रोकैरियोट्स, फिर फंगाई आया, फिर फिश आई, फिर एम्फीबियंस आया, फिर रेप्टाइल्स आए, फिर बर्ड्स आए। ठीक है, फिर मैमल्स आए और फिर मार्सुपियल्स आए। तो बर्ड्स, मैमल्स और मार्सुपियल्स जो थे उनका टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कैसे हम अपनी नॉलेज अप्लाई कर पाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऑक्टोपस, डॉल्फिन और शार्क, नहीं ये तो नहीं लग रहा है ना, डॉल्फिन, शार्क और ऑक्टोपस ये तीनों ही वो हैं, मतलब अगर माना जाए तो तीनों ही फिश हैं या एम्फीबियंस होंगे ज़्यादातर। ठीक है, तो इसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फिर पैंगोलिन, टॉर्टॉइज, हॉक। तो पैंगोलिन तो रेप्टाइल है, ठीक है, और टॉर्टॉइज एम्फीबियन है और हॉक बर्ड है। ठीक है, हॉक बर्ड है, पैंगोलिन क्या है? पैंगोलिन रेप्टाइल है ना, पैंगोलिन बर्ड है, टॉर्टॉइज क्या है? एम्फीबियन है, पैंगोलिन रेप्टाइल है। ये अगर हम मान ले रेप्टाइल है, टॉर्टॉइज क्या हुआ? टॉर्टॉइज हुआ एम्फीबियन। तो एम्फीबियन पहले आया था ना, ये गलत हो गया। हाँ देखिए, एम्फीबियन पहले आया था, एम्फीबियन टॉर्टॉइज पहले आया था, फिर पैंगोलिन आया और फिर हॉक आया, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन ए, बी भी गलत हो गया, ऑप्शन ए तो गलत ही था। फिर हम ऑप्शन सी देखते हैं, सैलमेंडर, पाइथन, कैंगरू। सैलमेंडर क्या है? सैलमेंडर हमने देखा था एम्फीबियन है। पाइथन क्या है? पाइथन हमने देखा था रेप्टाइल है। और कैंगरू क्या है? मार्सुपियल है। तो ये तो सही लग रहा है, ये वाला देखते हैं। अब डी वाला देख लेते हैं, फ्रॉग मतलब एम्फीबियन, क्रैब हम इसको मान लेते हैं एम्फीबियन, इसको भी मान सकते हैं और फिश भी मान सकते हैं क्रैब को, और ये भी एम्फीबियन ही होंगे दोनों, ये तीनों ही एम्फीबियन, अगर ग्रुप किया जाए तो तीनों ही एम्फीबियन है, तो ये भी गलत हो गया, तो सी सही होना चाहिए ना। हाँ सी देखिए सही ऑप्शन है। ठीक है, सैलमेंडर क्या है? एम्फीबियन है। पाइथन क्या है? रेप्टाइल है। और कैंगरू क्या है? तो कैंगरू है मार्सुपियल। ठीक है, विद रेफरेंस टू क्वेश्चन द करेक्ट सीक्वेंस इज दिस, सैलमेंडर, पाइथन और कैंगरू। तो आप ये टेबल एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपसे ऐसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप बहुत आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि एरा और एज भी ध्यान में रखी जाए। आप पहले ये याद करिएगा कि कैसे कैसे आए, तो सबसे पहले बैक्टीरिया आया, फंगाई आया, फिर फिश आई, फिर एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आए, बर्ड्स आए
मैमल्स आए और मार्सुपियल्स आए। ठीक है, आप पहले ऐसे याद रखिएगा, फिर कैसे याद रखना होगा, फिर कोशिश करिएगा इन लोग की एराज याद रखें। फिर जब आप लाइफ फॉर्म और एरा को अच्छे से याद कर लीजिए, फिर आप एज पे बढ़िए और फिर आप उनके जो है अगर स्पेसिफिक कोई भी उनके फंक्शंस हैं, स्पेसिफिकली उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो याद करिए। ठीक है, पर सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजी समझनी होगी, जैसा कि हमारे गृह मंत्री साहब बोलते हैं, क्रोनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लाइफ फॉर्म के बारे में पढ़िएगा कि कौन से कब इवॉल्व हुए हैं, किस पैटर्न में, किस सीक्वेंस में इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद अगर आपके पास क्षमता बचे तो एरा और एज याद करिएगा। ठीक है।